अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। आप देख रहे थे अभिलाषा हिंदी एकेडमी की प्रस्तुति। आज हम देख रहे हैं हमारी विविध प्रश्न हिंदी साहित्य के, जो आपकी आगामी आने वाली 8वीं ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा यूजीसी नेट के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है इसमें से आर्य समाज का। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने अहिंदी भाषी होने पर भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में प्रकाशित कर उसको आर्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उपर्युक्त सभी संस्थानों में खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का था। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरिप्रसाद द्विवेदी है। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? वियोगी हरि जी है, सतसईकार है। इन्होंने किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? तो इसका भी उत्तर होगा वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में है वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में वियोगी हरि हैं। वियोगी हरि ने वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। सतसई मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट विधा है। इसके अंतर्गत कविगण 700 या उससे अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। सतसई सब सत और सही से बना, सत का अर्थ होता है 7 और सही का अर्थ होता है 100। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें 700 छंद होते हैं। शैलेश मटियानी का पूरा नाम क्या है? इनका नाम है रमेश सिंह मटियानी शैलेश। शैलेश मटियानी का पूरा नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी है। शैलेश मटियानी शुरू में रमेश मटियानी शैलेश से रचनाएं लिखते थे। उन्होंने बोरीवली से बोरी बंदर तथा मुठभेड़ नामक उपन्यास एवं चील तथा अर्धांगिनी नामक कहानियां भी लिखी हैं। शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? शिवानी जी का वास्तविक नाम गौरा पंत है। शिवानी हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में तथा मृत्यु 21 मार्च 2003 को नई दिल्ली में हुई। इनका वास्तविक नाम गौरा पंत था। शिवानी इनका उपनाम है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। वे आगे कहते हैं कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होते हैं। त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल गया प्रसाद शुक्ल सनेही का नाम है। गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम त्रिशूल एवं सनेही है। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर जहाँ ये सनेही उपनाम से लिखते थे, वहीं राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को इन्होंने त्रिशूल उपनाम से लिखा। ये उर्दू के भी अधिकारी विद्वान थे और हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छी कविता करते थे। हिंदी में इन्होंने प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों की कविताएं लिखी हैं और खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का प्रयोग करने में ये बड़े कुशल थे। ये सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक भी थे। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखते समय संबोधित किए जाने वाला शब्द है इसमें से महोदय। अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखते समय संबोधित किए जाने वाला शब्द महोदय है। अर्धशासकीय पत्रों में आदरणीय, प्रिय इत्यादि संबोधनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रथम आ जाओ, वाक्य का प्रयोजन है इच्छार्थक। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रथम आओ, वाक्य का प्रयोजन इच्छार्थ है। इस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। वस्तुतः जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया वाला शब्द है लड़की सो रही है।
जबकि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, माली पौधे लगा रहा है और सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ये सकर्मक क्रियाएं हैं। लड़की सो रही है कर्मक क्रिया वाला वाक्य है, क्योंकि इसमें कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, माली पौधे लगा रहा है और सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। वाक्य सकर्मक क्रिया है। पिताजी बाहर गए हैं वाक्य उदाहरण है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। पिताजी बाहर गए हैं वाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेदों में से एक भेद है। निम्नलिखित में से संकर शब्द है पानदान। उपर्युक्त में से पानदान संकर शब्द है, क्योंकि यह हिंदी शब्द पान तथा फारसी शब्द दान से मिलकर बना है। वस्तुतः 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है चारपाई। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। चारपाई, पंकज, वारी, दशानन, लंबोदर, पीताम्बर, जलद, नीरज, चक्रपाणी, पंचानन इत्यादि योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। रेलगाड़ी तथा छायादार संकर शब्द है, जबकि सेनापति यौगिक शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है, इसमें से लघु। उपर्युक्त में से लघु मूल शब्द है, जबकि लघुता इसी से बना है। इसी तरह शीघ्र से शीघ्रता, अच्छा से अच्छाई शब्द बने हैं। निम्नलिखित शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। पराजय, पराजय भाववाचक संज्ञा है, जबकि अजय, विजय तथा संजय व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित युग्मों में असंगत युग्म है चलते चलती, जबकि लड़ते झगड़ते, गाते बजाते और हिलते डुलते ये संगत युग्म है। लड़ते झगड़ते, गाते बजाते, हिलते डुलते संगत युग्म है, जबकि चलते चलती उपर्युक्त संदर्भ में असंगत है। उपर्युक्त प्रश्न पुनरुक्त शब्दों के संदर्भ में है, अतः चलते चलते संगत युग्म होगा। सर्वनाम के आधार पर असंगत युग्म होगा निश्चयवाचक कुछ, ये असंगत है। अनिश्चयवाचक कोई, प्रश्नवाचक कौन और निजवाचक अपना, ये युग्म सही हैं। लक्ष्मी विद्यालय की ओर पढ़ाने गई होगी, वाक्य के रेखांकित अंश में पदबंध है क्रिया पदबंध। लक्ष्मी विद्यालय की ओर पढ़ाने गई होगी, वाक्य के रेखांकित अंश में क्रिया पदबंध प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रियापदबंध कहते हैं। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है, इसमें से पाप, जबकि तीर, कनक और आलम ये अनेकार्थी शब्द हैं। पाप एकार्थी शब्द है, जबकि तीर, कनक, आलम अनेकार्थी शब्द है। तीर शब्द का अर्थ होता है बाढ़, शर, विरिख, सायक इत्यादि। कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, धतूरा दोनों होता है। आलम शब्द फारसी भाषा का शब्द है, इसके अर्थ है संसार, जहान, दशा, अवस्था, जन समूह इत्यादि। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म होगा तरुण, तारुणी, जबकि दौहित्र, दौहित्री, नायक, नायिका, श्रीमान, श्रीमती ये संगत युग्म है। तरुण, तारुणी शब्द युग्म लिंग के आधार पर असंगत है, जबकि तरुण पुल्लिंग तथा जिसका स्त्रीलिंग तरुणी होता है। संज्ञा से विशेषण शब्दों में असंगत होगा मोटा, मोटापा, जबकि गुलाब, गुलाबी, रसीला, चमक, चमकीला ये संगत है। संज्ञा से विशेषण बने शब्द में मोटा, मोटापा संगत शब्द युग्म है, जबकि मोटा विशेषण शब्द है, जबकि मोटापा भाववाचक संज्ञा शेष विकल्प संगत है। निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द नहीं है। निंदा, उपर्युक्त शब्दों में से निंदा अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि मुद्रा, विधि, ब्याज अनेकार्थी शब्द हैं। मुहर, आकृति, सिक्का आदि मुद्रा के अनेकार्थी शब्द हैं। कानून, रीति, ईश्वर इत्यादि विधि के अनेकार्थी शब्द हैं। सूद, छल, बहाना इत्यादि ब्याज के अनेकार्थी शब्द हैं। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं, इसमें से सत्यनारायण कविरत्न जी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? आए घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण जोग की, ब्रज में आम उतारी। इसका पहला देख ए है, यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ खेप का अर्थ माल का बोझ है।
तो इसका उत्तर ए और बी दोनों सही होगा। अर्थात यहाँ गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं और प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है। उपर्युक्त प्रश्न के विकल्प ए तथा बी दोनों सही हैं। वस्तुतः सूरदास द्वारा रचित काव्य पंक्तियों में गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, साथ इसमें श्लेष अलंकार भी है। सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का अर्थ इसमें है 1520 ईस्वी। 927 अर्थात 1520 ईस्वी। सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कथा में 927 का ईस्वी 1520 होगा। पद्यावत का यह प्रारंभिक वचन कवि ने 927 हिजरी सन 1920 ईस्वी के लगभग कहा था। कवित कहयो दोहा कहो तुलयो न छप्पय छंद बिरचो यह विचारिक यह बखय रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो यह काव्य पंक्तियां रहीम दास की हैं। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो छार कहाओ कि पवन उड़ाओ मुकु तो ही मारग उड़ी पर कंत धर जह पाओ। इसका उत्तर होगा ए अर्थात अभिलाषा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्यावत महाप्रबंध काव्य की हैं, जिसमें विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन किया गया है। पद्यावत 57 खंडों का महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है जो ठेठ अवधि में बद्ध है। अब स्थापना और कारण वाले प्रश्न आ गए। स्थापना इसमें है अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। कारण क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में सही है ए सही और आर गलत है। अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखक की मूल शर्त है, लेकिन साहित्यकार वर्ग की किसी विचारधारा विशेष से प्रतिबद्ध नहीं होता है, अतः ए सही और आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्व को बढ़ावा दिया। कारण उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर है ए सही। ए और आर दोनों सही हैं। इसमें पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया, उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, अतः ए और आर दोनों सही हैं। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं बंग महिला। नारी विमर्श पर लेखन की शुरुआत का श्रेय बंग महिला वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष को जाता है। ये हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थीं। वे बंग महिला के छद्म नाम से लिखती थीं। ये मिर्जापुर के प्रतिष्ठित बंगाली महाशय राम प्रसन्न घोष की पुत्री और पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। मिर्जापुर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने के बाद ये हिंदी लिखने लगी। दुलाई वाली कहानी इनकी मौलिक कहानी है। इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। यह 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बंग महिला का असली नाम क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा राजेंद्र बाला घोष। घूरे का लत्ता बीन कनातन का ढोल बांध जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? तो ये शीर्षक देने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। घूरे का लत्ता बिना कनातन का ढोल बांध है, समझदार की मौत है, बात, मनोयोग, वृद्ध तथा भौं जैसे शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते थे, जिससे इनके विषयों की अनेक रूपता के बारे में पता चलता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ पंक्तियां दी हुई हैं और एक तरफ उनके कवि दिए गए हैं। सही मिलान इस प्रकार है। मैं विष्णु का ही सुदर्शन चक्र हूँ, ये निराला की पंक्तियां हैं। तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद, ये प्रसाद की पंक्तियां हैं। विश्वास से मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, यज्ञ की पंक्तियां हैं। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, ये मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई।
तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? तो इसमें लोक मंगल की भावना निहित है। कवि के रूप में तुलसीदास ने यद्यपि काव्य प्रयोजन में स्वांतः सुखाय की चर्चा की है, किंतु उनकी दृष्टि से लोकहित या लोक मंगल काव्य का मुख्य प्रयोजन है। इसलिए उन्होंने काव्य को सुरसरी के समान सबका कल्याण करने वाला कहा है। प्रस्तुत पंक्ति का यही निहितार्थ है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध द्वारा प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो इसमें डी ही गलत है, क्योंकि इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया उपन्यास है, न कि कहानी। काल कवलित होने के कारण इस रचना को पूर्ण न कर सके। अन्य कथन सत्य है। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं इसमें से श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्नों को देखने के लिए हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।